सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 अध्याय 4 विश्व का इतिहास। इस अध्याय में हम राष्ट्र, देश, राष्ट्रवाद, औद्योगिक क्रांति और क्रांति के समय हुए आविष्कार, क्रांति के परिणाम और जर्मनी इटली का एकीकरण आदि बिंदुओं पर सारांश में अध्ययन करेंगे। विश्व का इतिहास। विश्व इतिहास में राष्ट्र, राज्य, देश व राष्ट्रीयता की भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। औद्योगिक क्रांति व अन्य क्रांति के समय हुए विभिन्न आविष्कार, क्रांति के परिणाम व देशों का राष्ट्र बनना आदि बिंदु भी सम्मिलित करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। राष्ट्रवाद ऐसी भावना जिसमें व्यक्ति की उच्चतम निष्ठा राष्ट्र के प्रति समर्पित हो। यूरोप में इसकी प्रथम अभिव्यक्ति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। 1750 ईस्वी तक यूरोप में कोई राष्ट्र या राज्य नहीं था। संपूर्ण यूरोप धार्मिक आधार पर भिन्न भिन्न राजशाहियों, डचियों, कैंटेनों, छोटी छोटी अनेक राजनीतिक इकाइयों में बंटा हुआ था। अर्थात यूरोप कोई एक देश या कोई एकता, अखंडता, राष्ट्र के प्रति भावना ऐसा यूरोप में नहीं था। यूरोप में विभिन्न समूह आपस में जुड़े हुए थे, तो एकमात्र कारण था शासक के प्रति निष्ठा का भाव। अनेक समूह आपस में मात्र एक कारण से ही जुड़े हुए थे, वह कारण था शासक के प्रति निष्ठा। वहाँ के राजशाहियों, राजाओं के प्रति लोगों की निष्ठा थी, और कोई अन्य कारण ऐसा नहीं था कि जिससे यूरोप के देश एक दूसरे देशों से जुड़े, यूरोप के समाज एक दूसरे समाज से जुड़े। परंतु यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो राष्ट्रवाद के उदय के कई कारण थे। यहाँ पर हम 6 बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। मध्यम वर्ग का उदय। इससे पूर्व, फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व यूरोप में 2 वर्ग थे, राजशाही और श्रमिक, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग नहीं था, परंतु फ्रांसीसी क्रांति के बाद मध्यम वर्ग का उदय हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति भी प्रमुख कारण थी। ये जो क्रांति थी, ये सुशासन, सुव्यवस्था के प्रति क्रांति थी। क्रांतिकारियों का योगदान। क्रांतिकारी जो लोग थे, उनका राष्ट्रवाद के उदय के कारण में बड़ा योगदान रहा। यानी उन्होंने राष्ट्रवाद का उदय किया। उदारवादी विचारधाराएं। उसमें इस प्रकार की विचारधाराएं विकसित हुई जिसमें उदारवाद था, केवल तानाशाहीवाद नहीं था। 1815 ईस्वी के बाद एक नया रूढ़िवाद, उदारवादी विचारधारा के साथ में शासन के प्रति
जो पुराने राजा महाराजा थे उनके प्रति निष्ठा ये एक नया रूढ़िवाद था। भाषा और लोक कथाओं का योगदान। एक भाषा अनेक प्रांतों में बोले जाने के कारण उस भाषा के प्रति निष्ठा जगी और लोक कथाएं, वीरता संघर्ष की कथाओं के कारण से भी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। औद्योगिक क्रांति। 19वीं सदी के पूर्व तक संपूर्ण विश्व के समस्त कार्य, जहाँ तक यूरोप की समझ है, हस्तचलित औजारों के द्वारा ही किया जाता था। भारत में तो प्राचीन काल से ही लोहे भट्टियों से इस्पात तैयार किया जाता था। दिल्ली स्थित मेहरौली लोहे स्तंभ इसका जीता जागता उदाहरण है, परंतु यूरोप में ऐसा नहीं था। औद्योगिक क्रांति से निम्न परिवर्तन हुए। नंबर 1, उत्पादन में शक्ति चालित यंत्रों का प्रयोग। नंबर 2, इस्पात निर्माण के कारखाने खुलना। नंबर 3, फार्मों में शक्ति चालित मशीनों से खेती। नंबर 4, यातायात में वाष्प व यंत्र चालित जहाज़ों का प्रयोग। नंबर 5, बैंकिंग पद्धति का विकास। नंबर 6, संगठित व्यापार तंत्र का विकास। नंबर 7, कम मानव श्रम व अधिकतम उत्पादन सिद्धांत का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के समय इन 7 बिंदुओं के माध्यम से हम परिवर्तन जान रहे हैं। अब प्रश्न आता है कि औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से प्रारंभ हुई। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से ही प्रारंभ क्यों हुई? इसके भी कई कारण हैं। नंबर 1, इंग्लैंड का विस्तृत औपनिवेशिक साम्राज्य होना। भारत में भी इंग्लैंड का औपनिवेश था, तो इंग्लैंड का एक बड़ा औपनिवेश साम्राज्य था। नंबर 2, कोयले व लोहे अयस्क के खाने पास पास होना। इंग्लैंड में लोहा और कोयला, क्योंकि औद्योगिक के लिए, मशीनों के लिए लोहे चाहिए और कोयले की आवश्यकता होती है, तो ये दोनों के खाने इंग्लैंड में पास पास होने के कारण से औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। उपभोग के अनुरूप उत्पादन होना, जितना खर्च हो रहा था उतना उत्पादन हो रहा था। नंबर 4, अनुकूल भौगोलिक स्थिति। इंग्लैंड की जो भौगोलिक स्थिति थी अनुकूल थी। अर्धकुशल श्रमिकों की उपलब्धता। औपनिवेशवाद के कारण अर्धकुशल अकुशल श्रमिक पर्याप्त मात्रा में कम खर्च में इंग्लैंड को मिल जाते थे। पूंजी की उपलब्धता। औपनिवेश काल में इंग्लैंड ने व्यापार के माध्यम से अत्यधिक पूंजी कमाई। वैज्ञानिक आविष्कारों को प्रोत्साहन मिला। इसके कारण से नए नए आविष्कारों को प्रोत्साहन मिला, उनको दिशा मिली और क्रमागत इंग्लैंड में क्रांति हुई। ये भी एक औद्योगिक क्रांति का कारण बनी। औद्योगिक क्रांति के समय विभिन्न क्षेत्रों में हुए आविष्कार। इस क्रांति के समय अनेक आविष्कार हुए। इसमें हम कुछ बिंदुओं पर अध्ययन कर रहे हैं। सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ। शक्ति से चलने वाली मशीनों में कृषि मशीन में क्रांति ला दी कृषि क्षेत्र में। इससे कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। नंबर 2, इस क्रांति की शुरुआत मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग से हुई। यूरोप में बढ़ती कपड़े की मांग को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में
नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ। नंबर 3, लोहे उद्योग में नवीन परिवर्तन हुए। लोहे अयस्क को शुद्ध करने के लिए दमन भट्टी का आविष्कार हुआ। हेनरी बेसेमर ने इस्पात बनाने की एक नवीन तकनीक खोजी, जिसमें ढलवां लोहे से सीधे इस्पात तैयार किया जा सकता था। इससे लोहे उद्योग में क्रांति आ गई। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते व्यापार उद्योगों के कारण परिवहन के साधनों में आवश्यकता महसूस की गई। भारी सामान के परिवहन हेतु नहरों का निर्माण करवाया। रेल के आविष्कार ने कोयला, लोहे अयस्क औद्योगिक उत्पादनों को कम समय एवं कम खर्च में लाना ले जाना संभव कर दिया। संचार के क्षेत्र में नए नए प्रयास हुए। 1844 ईस्वी में सैमुअल मोर्स ने एक व्यवहारिक तार यंत्र का आविष्कार किया, जिसने विश्व के विभिन्न महाद्वीपों को परस्पर जोड़ने का कार्य किया। 1876 में ग्राहम बेल ने किए गए आविष्कार टेलीफोन ने भी संचार की दुनिया में क्रांति उत्पन्न कर दी। इसी समय अमेरिकी निवासी हिटन ने अनाज को भूसे से अलग करने वाली मशीन का निर्माण किया। साइरस के एच मैकोर्मिक ने फसल काटने वाली मशीन का आविष्कार किया। फ्रांसीसी फर्टिनांद दे लेस्पेथ ने स्वेज नहर का निर्माण करवाया। भूमध्य सागर से लाल सागर तक थी। इन आविष्कारों ने भी क्रांति को एक नई दिशा प्रदान की। औद्योगिक क्रांति के परिणाम। औद्योगिक क्रांति के परिणाम हम 4 क्षेत्र में विशेष रूप से मानते हैं। नंबर 1, आर्थिक परिणाम। उत्पादन वाणिज्य में अत्यधिक वृद्धि, नहरों का अत्यधिक विकास, कुटीर उद्योगों का विनाश, औद्योगिक पूंजीवाद का विकास, राष्ट्रीय बाजारों को राजकीय संरक्षण मिलना, ये मुख्य रूप से 5 आर्थिक परिणाम निकले। राजनीतिक परिणाम। लोकतंत्र की मांग बढ़ी, श्रमिक संगठनों का उदय हुआ, श्रमिक मांगों को लेकर आंदोलन का उदय, मध्यम वर्ग में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का उदय हुआ, औद्योगिक प्रतियोगिता का प्रारंभ होना। सामाजिक कारण। नए सामाजिक वर्ग का उदय, नैतिक मूल्यों में गिरावट, संयुक्त परिवार प्रथा में कमी, नवीन संस्कृति का जन्म, मानव मूल्यों में गिरावट, श्रमिक संख्या बढ़ने से शहरों में गंदी बस्तियों का विकास होना। वैचारिक परिवर्तन। आर्थिक उदारवाद का स्वागत, समाजवाद का उदय, राष्ट्रीयता की भावना का जागृत होना, समूह में कार्य करने की भावना का उदय, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना। इस प्रकार से औद्योगिक क्रांति के परिणाम रहे। इसी अध्याय के अगले भाग में हम जर्मनी इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। भाग नंबर 2, जर्मनी का एकीकरण। 18वीं सदी के अंत तक जर्मनी 300 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों में बंटा हुआ था। भौगोलिक दृष्टि से उत्तरी, मध्य व दक्षिणी भाग थे। एकीकरण में प्रमुख बाधाएं।
ऑस्ट्रिया का प्रतिक्रियावादी शासन, बौद्धिक जागृति का अभाव, जर्मन राज्यों की आपसी स्पर्धाएं, फ्रांस व इंग्लैंड की जर्मनी में रुचि, अधिकांश राज्यों की शिथिल नैतिक शक्ति, दक्षिणी राज्यों में पोप का प्रभाव, इन कारणों से जर्मनी का एकीकरण नहीं हो रहा था। एकीकरण में सहायक तत्व है, नंबर 1 जोल्वरिन, नंबर 2 बौद्धिक आंदोलन, नंबर 3 औद्योगिक विकास। ये 3 कारण एकीकरण में सहायक थे। जर्मनी के एकीकरण का कार्य और विभिन्न चरण। बिस्मार्क प्रशा का चांसलर था। वह चतुर राजनीतिज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों का जानकार एवं कूटनीतिज्ञ था। उसने रक्त और लोहे की नीति से जर्मनी का एकीकरण किया। चरण, 3 मुख्य चरणों में जर्मनी का एकीकरण हुआ। नंबर 1 डेनमार्क से युद्ध एवं गेस्टाइन संधि। नंबर 2 ऑस्ट्रिया प्रशा एवं प्राग की संधि। नंबर 3 फ्रैंको एशियन प्रशियन युद्ध एवं फ्रैंकफर्ट संधि। इन 3 चरणों में जर्मनी का एकीकरण हुआ। इटली का एकीकरण। नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली के विभिन्न राज्यों को विजित कर उन्हें एक सूत्र में बांधकर गणराज्य की स्थापना की। सम्राट बनते ही अनेक छोटे छोटे राज्यों को समाप्त कर इटली को केवल 3 भागों में संगठित कर दिया। तो इटली को 3 भागों में संगठित करने का मुख्य कार्य नेपोलियन बोनापार्ट ने किया। इटली के एकीकरण में भी खूब बाधाएं थी। प्रमुख बाधाएं ऑस्ट्रिया का अत्यधिक हस्तक्षेप, पोप का प्रभाव, राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, भिन्न भिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाएं, एकीकरण हेतु विभिन्न मतांतर और प्रांतीय क्षेत्रवाद की भावना। परंतु जर्मनी की तरह इटली में भी एकीकरण में कुछ सहायक तत्व थे। नंबर 1 कार्बोनरी एवं यंग इटली जैसे संगठन, इनकी अहम भूमिका रही। काउंट कैमिलो डी काबूर व जूसेप्पस गैरिबाल्डी का योगदान भी मुख्य रहा। इटली के एकीकरण का कार्य एवं विभिन्न चरण। प्रथम चरण, कार्बोनरी संस्था के नेतृत्व में समस्त वर्गों के लोगों ने 1831 ईस्वी तक स्वतंत्रता हेतु संघर्ष किया। यंग इटली नामक संगठन ने इटालियों में देशभक्ति, बलिदान, त्याग एवं स्वतंत्रता की भावना भर दी। विक्टर इमैनुएल ने फ्रांस और ऑस्ट्रिया के साथ 10 नवंबर 1859 ज्यूरिख की संधि की। द्वितीय चरण, इस चरण में परमा, मेडोना, टस्कनी, बोलोगना व वियोकेंजा ने सिर्डिनिया में मिलने का निश्चय किया। इसमें काबूर व गैरिबाल्डी की अहम भूमिका रही। तृतीय चरण, गैरिबाल्डी ने सिसिली पर विजय प्राप्त कर नेपेल्स पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लिया। दक्षिण के समस्त राज्यों का इटली में विलय हो गया। 1866 ईस्वी में वेनेसिया, 1870 ईस्वी फ्रांस और प्रशा के युद्ध के समय रोम पर भी अधिकार कर लिया। इस प्रकार इटली का एकीकरण हुआ। प्रश्नोत्तर। पाठ्यपुस्तक के प्रश्नोत्तर पुस्तक में से देखकर हल करने हैं। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर मैं यहाँ बताता हूँ। नंबर 1, वस्त्र उद्योग में
औद्योगिक क्रांति के समय हुए आविष्कारों का संक्षेप में वर्णन करें। नंबर 2, जर्मनी के एकीकरण को संक्षेप में लिखें। नंबर 3, इटली के एकीकरण को संक्षेप में समझाइए। नंबर 4, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के क्या क्या कारण थे। नंबर 5, कृषि क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के समय हुए परिवर्तनों को समझाइए। नंबर 6, औद्योगिक क्रांति के समय आर्थिक व राजनीतिक परिणाम क्या रहे। नंबर 7, इटली के एकीकरण का तृतीय चरण किस प्रकार पूर्ण हुआ, गैरीबाल्डी का योगदान क्या था। नंबर 8, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान था। नंबर 9, इटली के एकीकरण में काबूर का क्या योगदान था। नंबर 10, निम्न के बारे में संक्षेप में लिखें। 1, कार्बोनरी। 2, यंग इटली। वैसे तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, परंतु पाठ 4 के ये 10 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इन्हें भी हमें पक्की कॉपी में करना चाहिए।